जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है G9 स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है भाई, आप सभी को पता है कल हमारा जो लेक्चर था वर्णमाला का कौन सा था भाई, 8वां लेक्चर था। भाई आज हम कौन सा पढ़ेंगे, वर्णमाला का। दोस्तों कौन सा लेक्चर पढ़ेंगे आज हम, वर्णमाला का 9वां लेक्चर। कौन सा भाई, आज हम पढ़ेंगे 9वां लेक्चर। अब दोस्तों आपको पता है कि कल के लेक्चर में हमने क्या देखा भाई, व्यंजन, और व्यंजनों का हमने क्या देखा, व्यंजनों का वर्गीकरण। भाई व्यंजनों का जब वर्गीकरण हमने किया तो सामान्यतः दोस्तों व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार। कितने बताए मैंने, सामान्यतः बताए कितने, 6 प्रकार के दोस्तों। उसमें से कल हमने कितने पढ़े थे दोस्तों, 2 हम पढ़ चुके हैं। पहला कौन सा हमारा स्पर्शी व्यंजन, दूसरा हमने पढ़ा कौन सा, द्विगुणन व्यंजन। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपना तीसरा प्रकार किसका, व्यंजन का, वो भी अनुनासिक। दोस्तों क्या देखेंगे, अनुनासिक। आ जाओ, जैसे मैंने बताया आपको कि व्यंजनों का वर्गीकरण हमने कल 2 प्रकार देख लिए, स्पर्शी व्यंजन और कौन सा देखा भाई हमने, एक द्विगुणन व्यंजन। दोस्तों आज कौन सा पढ़ेंगे हम, अनुनासिक, और अनुनासिक के बाद हम कौन सा पढ़ेंगे भाई, हमारा अंतस्थ, और अंतस्थ के बाद कौन सा पढ़ेंगे हम, संघर्षी, और संघर्षी के बाद दोस्तों कौन सा पढ़ेंगे हम, संयुक्त व्यंजन। कौन से पढ़ेंगे, संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों कल हमने पढ़ लिया स्पर्शी व्यंजन क्या होता है, द्विगुणन व्यंजन क्या होता है, मैंने आपको डिटेल में समझाया है। दोस्तों आज हम क्या पढ़ेंगे, आपके अनुनासिक व्यंजन। अब दोस्तों अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं, आगे आ जाओ। ठीक है, चलो समझते भाई कि अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है, चलो तीसरा अनुनासिक व्यंजन। अब दोस्तों बताओ कि अनुनासिक होता है एक, ठीक है, एक आपने सुना होगा क्या, अनुस्वार। क्या सुना होगा, अनुस्वार क्या होता है। एक आपने सुना होगा निर्नुनासिक। क्या सुना होगा, निर्नुनासिक। अब मैं आपको समझाऊंगा ये तीनों, यानी कि दोस्तों अनुनासिक क्या होता है, अनुस्वार क्या होता है, निर्नुनासिक क्या होता है। ठीक है, अनुनासिक के दोस्तों अंदर क्या आता है, अनुनासिक में आता है आपका कौन सा सिंबल, यानी कि आपका चंद्र बिंदु। क्या आता है आपका, चंद्र बिंदु। क्या आता है भाई, चंद्र बिंदु। ठीक है, अगर हम बात करें कि अनुस्वार में क्या आता है, तो इसमें आता है ये वाला चिन्ह। ठीक है, कौन सा आता है, ये अनुस्वार का चिन्ह। अब हम समझेंगे कि अनुनासिक क्या है और आपका अनुस्वार क्या है। तो पहले दोस्तों समझते किसको, अनुनासिक को, और अनुनासिक के बाद हम क्या समझेंगे, आपके अनुस्वार, और अनुस्वार के बाद दोस्तों क्या समझेंगे हम, निर्नुनासिक। क्या समझेंगे दोस्तों, निर्नुनासिक। क्या समझेंगे हम, निर्नुनासिक। चलो अब बताओ भाई कि अनुनासिक किसे कहते हैं। अनुनासिक ध्वनि क्या होती है, तो समझना कि वे ध्वनियां, समझना कि वे वर्ण जिसमें हमारे नाक और मुंह दोनों ही मदद करते हैं, उससे हम क्या कहेंगे भाई, अनुनासिक ध्वनि। मैंने क्या कहा कि वे ध्वनियां, वे वर्ण जिनमें हमारी नाक और हमारा मुंह दोनों ही क्या करते हैं भाई, नाक और मुंह दोनों क्या करेंगे, मदद करेंगे, उससे हम क्या कहेंगे, अनुनासिक ध्वनि। अनुनासिक का सिंबल चंद्र बिंदु। मैंने कहा कहां लगाएंगे ये, जहां पर हमारे नाक और हमारा मुंह दोनों ही मदद करेंगे दोस्तों, उससे हम क्या कहेंगे, अनुनासिक। और मैं कहूं तो दो आगे, इसके पहले मैं लिख दूं, इसके पहले स्वर होना क्या है भाई, आवश्यक है। स्वर होना क्या है, आवश्यक है। किसके पहले होना आवश्यक है, यानी कि जो अनुनासिक है, ये ध्वनि के, इस ध्वनि के पहले क्या होना जरूरी है, स्वर होना आवश्यक है। जैसे दोस्तों एग्जांपल दूं, मैंने लिखा चांद। क्या लिखा मैंने दोस्तों लिखा क्या, चांद। तो आप बताओ जो ये मैंने लगाया चंद्र बिंदु यहाँ पे, ये किसके बाद है, तो ये दोस्तों हमेशा स्वर के बाद आता है। जैसे मैंने तोड़ा आधा च, फिर हम बात करेंगे क्या आएगा, च में से निकला आ। क्या निकला, आ, और इस आ के ऊपर क्या आता है, चंद्र बिंदु। यानी कि दोस्तों इस चंद्र बिंदु के पहले क्या आया, स्वर च आ, और फिर क्या आया आपका यहाँ पर चंद्र बिंदु, फिर हमने थोड़ा द को, फिर आया आ। ये दोस्तों बनता आपका चांद। यानी कि अनुनासिक ध्वनि के पहले क्या होना आवश्यक है, स्वर होना आवश्यक है। आगे दोस्तों हम बात करें कि जो अनुनासिक ध्वनि है, ये हिंदी के लिए प्रयोग होती है या फिर ये संस्कृत के लिए प्रयोग होती है। तो समझो भाई
इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो इसका प्रयोग हिंदी शब्दों में होता है। किसमें होता है भाई? इसका प्रयोग हिंदी शब्दों में किसमें होता है? हिंदी शब्द। सर हिंदी शब्द मतलब क्या? जिससे हम बोलते हैं तद्भव शब्द। क्या होते हैं भाई? तद्भव शब्द। यानी कि तद्भव शब्दों में ही किसका प्रयोग होगा? आपका अनुनासिक का। यानी समझ जाना दोस्तों कि जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाई जाती है वो सब आपके क्या है? वो सब आपकी अनुनासिक ध्वनि है। क्या है? समझना कि जिसके ऊपर क्या लगा हो? चंद्र बिंदु लगा हो, वो सब कैसे शब्द होंगे आपके? वो सभी आपके तद्भव शब्द होंगे। यानी चांद पे आपका कैसा शब्द है भाई? तद्भव। यानी जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगी रहेगी वो होगा आपका तद्भव शब्द, और जिसके ऊपर केवल बिंदु लगी होती है जिसको हम बोलते हैं अनुस्वार दोस्तों, ये शब्द क्या होंगे आपके? तत्सम संस्कृत के। यानी जिस पर एक बिंदु लगी हो, अनुस्वार लगा हो, वो होते हैं हमेशा तत्सम शब्द, और जिसके ऊपर हमेशा चंद्र बिंदु लगा होता है वो होते हैं हमेशा तद्भव शब्द। इतना ध्यान रखना। आगे समझते हैं। मैंने कहा कि नाक और जिसमें मुंह दोनों मदद करते हैं वो अनुनासिक। इसके पहले क्या होता आवश्यक है? इसके पहले स्वर होना आवश्यक है। इसका प्रयोग किसमें होता है? हिंदी शब्दों में होता है। आगे समझो भाई। ठीक है, अब समझना कि सभी जितने भी स्वर हैं हमारे, ठीक है, सभी स्वरों को क्या अनुनासिक बना सकते हैं। क्या कहा मैंने? कि जितने भी दोस्तों आपके स्वर हैं सभी को हम क्या बना सकते हैं? अनुनासिक बना सकते हैं। जैसे हम बात करें दोस्तों अ, क्या लिखा मैंने? अ, फिर लिखा हमने आ, ई, ओ, ए, आई, ओ, फिर क्या हमारा आओ। ठीक है, इन सभी को अपन क्या बना सकते हैं? अनुनासिक ध्वनि बना सकते हैं। कैसे? जैसे आ के ऊपर क्या आ जाएगा? चंद्रबिंदु। क्या आ जाएगा? चंद्रबिंदु। क्या आ जाएगा? चंद्रबिंदु। अब समझो, जिन वर्णों पर दोस्तों मात्राएं होती है तो उनकी जगह हम उन पर चंद्र बिंदु ना लगाकर केवल क्या लगा देते हैं? केवल एक बिंदु लगा देते हैं। यानी कि मुझे अगर यहाँ पर चंद्र बिंदु लगाना है तो मैं यहाँ पर चंद्र बिंदु न लगाकर केवल क्या लगा दूंगा? एक बिंदु लगा दूंगा। दोस्तों इसका मतलब ये क्या है? यहाँ पर चंद्र बिंदु ही है। समझो आगे, यहाँ पे लगा चंद्र बिंदु, ये भी क्या है? चंद्र बिंदु। अब यहाँ पे चंद्र बिंदु ऐसा नहीं लगाऊंगा, जिन पर मात्रा होती है वहां चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल हम क्या लगाएंगे दोस्तों? केवल एक बिंदु लगाएंगे। ठीक है, तो यहां से हट जाएगा, केवल क्या लगा देंगे? हम एक बिंदु लगा देंगे। ओ, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? एक बिंदु। यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक बिंदु आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो समझना कि सभी स्वरों को अनुनासिक बना सकते हैं, और जिन वर्णों पर मात्रा होती है वहां पर चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल हम दोस्तों क्या लगाते हैं? बिंदु लगाते हैं। समझो, जैसे एग्जाम्पल समझो, जैसे एग्जाम्पल लिया ऊंट। क्या लिया मैंने? ऊंट। भाई ऊंट पे क्या है? चंद्र बिंदु। यानी ये भी आपका शब्द है, ये भी आपका तद्भव हिंदी का शब्द है। ठीक है, मैं दोस्तों बात करूं आंवला। क्या बात करूं? आंवला। हम जब आंवला बोलते दोस्तों तो इसमें हमारे नाक और हमारा मुंह दोनों मदद करता है। आंवला। एक बार दोस्तों आप क्या करो, इस चंद्र बिंदु को यहां से हटा दो, चंद्र बिंदु को यहां से हटा दो और अब बोल के दिखाओ। ठीक है, चंद्र बिंदु को हटाने के बाद अब बोलो आंवला। तो आप क्या बोलोगे? आंवला। आंवला नहीं बोलोगे, आंवला। क्या बोलोगे दोस्तों? आंवला। आंवला नहीं, आंवला। यानी कि दोस्तों यदि आप चंद्र बिंदु नहीं लगाओगे तो क्या होगा? आप यहां पर सही से आंवला का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो आंवला का सही उच्चारण करने के लिए हम क्या लगाते हैं? चंद्र बिंदु। क्या लगाते हैं? चंद्र बिंदु। दोस्तों हम बात करें यहां पर आगे दवाइयां। क्या? दवाइयां। आपने लिखा होगा फांसी। क्या लिखा होगा? फांसी। दोस्तों इन सभी शब्दों में क्या चंद्र बिंदु लगाए मैंने, यानी इसके अंदर हमारी नाक और हमारा मुंह दोनों ही दोस्तों क्या करते हैं? मदद करते हैं। इन हम बोलते हैं अनुनासिक ध्वनियां। ठीक है, अब मैंने कहा कि जिन शब्दों पर मात्रा होती है उन पर हम क्या लगाते हैं? चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदु लगाते। आ जाओ, जिस एग्जाम्पल दो में मैंने लिया में, हम बोलते हैं में, यहां पे क्या लगा दिया मैंने? बिंदु। आपने देखा होगा जाएंगे। फिर आप देखा होगा जाएंगे,
खाएंगे, खाएंगे। इस पर मैंने क्या लगाया दोस्तों, यहाँ पे चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल क्या लगाया, मैंने बिंदु लगाया। ठीक है, आपने देखा होगा जहां, जहां, फिर आपने देखा होगा तहां, जहां, तहां, दायां, दायां, बायां। ठीक है, दायां, बायां, दायां और बायां। यानी कि दोस्तों इन सभी पर मैंने क्या लगाया, चंद्र बिंदु लगाया है। तो समझ जाना कि इनमें हमारे नाक और हमारा मुंह दोनों ही मदद करते हैं। लेकिन दोस्तों आपने कई केस में ऐसा देखा होगा कि हम जहां पर जहां लिखते तहां लिखते हैं, इनमें हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि चंद्र बिंदु न लगाकर केवल क्या लिख देते हैं, केवल हम एक पॉइंट लगाते हैं ऐसे। जहां हमने क्या लिखा, जहां। कभी कभी आपने देखा होगा जहां हम लिखते तहां, तो हम केवल क्या लिख देते हैं, ऐसे बिंदु लिख देते हैं, जहां तहां। तो दोस्तों क्या ये सही है? तो ये सही तो है, लेकिन शुद्धिकरण की दृष्टि से सही नहीं है। ठीक है, आप इसको काम धकाव के लिए हम जहां ऐसा लिख सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा बायां, हम जब बायां लिखते हैं केवल ऐसा कर देते हैं बायां। ठीक है, चंद्र बिंदु पूरा नहीं लगाते हैं। तो ये चल तो जाता है, हम चलाते भी, हम हिंदी में इसका प्रयोग भी कर लेते हैं, लेकिन ये दोस्तों क्या होता है, शुद्धिकरण की दृष्टि से गलत होता है। क्योंकि आप अगर ऐसा करते हो तो कई जगह पर, ठीक है, कई जगह पर ये फॉलो नहीं होता है, ये गलत साबित होता है। जैसे एग्जांपल दे, हम आगे आ जाओ। चलो आगे समझते, देखो उदाहरण समझो। जैसे मैंने लिखा सीता, सीता हंस को देखकर हंस दी, सीता हंस को देखकर हंस दी। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि मैंने कहा सीता हंस को देखकर हंस दी, लेकिन मैं यहां पर मैंने भी एक क्या लगाया, एक बिंदु लगाया, ऊपर, ऊपर भी बिंदु लगाया। यानी कि दोनों ही जगह मैंने क्या प्रयोग कर लिया, अनुस्वार प्रयोग कर लिया, यहां पर अनुनासिक प्रयोग मैंने नहीं किया। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहां पर क्या आएगा, आपका अनुनासिक चिन्ह आएगा। यदि मैं चिन्ह नहीं लगाता हूं अनुनासिक का, तो दोनों सेम हो जाएंगे दोस्तों। तो इसमें मैं इस लाइन का अर्थ नहीं समझ पाऊंगा कि इसका अर्थ क्या है। तो मैंने कहा कि सीता हंस को देखकर हंस दी, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हंस का मतलब क्या, एक पक्षी क्या है, यहाँ पर हंस का मतलब क्या, एक पक्षी है। और हम बात करें यहाँ पर हंस क्या है, तो हंसने की क्रिया क्या है, यहाँ पर हंस क्या है, हंसने की एक क्रिया है। यानी कि दोस्तों सीता एक पक्षी को देखकर हंस दी, यानी क्या है, हंसने की एक क्रिया है। यानी कि दोस्तों बहुत बड़ा क्या होता है, बिंदु का हिंदी के अंदर रोल पार्ट होता है, इससे हमारा उत्तर गलत जा सकता है। ठीक है, आगे हम बात करें और अगला था कि अंगना में, कि अंगना में, अंगना में अंगना बैठी है। क्या लिखा मैंने, अंगना में अंगना, अंगना में अंगना बैठी। ठीक है, मैंने कहा अंगना में अंगना बैठी है। चलो, तो अंगना में दोस्तों अंगना बैठी है। ठीक है, तो अंगना में कौन बैठी है, अंगना। यदि मैं यहां से चंद्रबिंदु हटा दूं, यहां से मैं अनुस्वार हटा दूं, तो पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हम बात करें कि यहाँ पर इस अंगना का मतलब क्या है, आंगन। क्या है, इस अंगना का मतलब क्या है, यहाँ पर आंगन है। और इसका हम बात करें दोस्तों, इसका यहाँ पर मतलब क्या, स्त्री। कौन है, एक स्त्री का नाम है। यानी कि दोस्तों आंगन में कौन बैठी है, एक महिला, एक स्त्री बैठी है। तो ये बहुत बड़ा क्या होता है दोस्तों, महत्व होता है किसका, यहाँ पर बिंदुओं का। आगे समझते हैं अनुस्वार। क्या समझते हैं हम, अनुस्वार। कि अनुस्वार क्या होते हैं, समझो। अनुस्वार समझो। अनुस्वार का दोस्तों चिन्ह कौन सा होता है हमारा, ये वाला। ये किसका चिन्ह है, अनुस्वार का। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसमें कौन मदद करती है, तो इसमें हमारी केवल क्या मदद करेगी, केवल नाक। केवल क्या मदद करती है भाई इसके अंदर, केवल नाक क्या करती है, मदद करती है। यानी कि अनुस्वार, अभी हमने देखा था दोस्तों क्या, समझो।
अभी हमने देखा था कि अनुनासिक, यानी कि दोस्तों अनुनासिक में हमारी नाक और हमारा मुंह दोनों मदद करती है, इसका यह था चिन्ह। अब आगे हमने कहा कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम बात करें कि अनुस्वार में केवल क्या मदद करेगी, केवल हमारी नाक मदद करेगी। समझो इसको, ठीक है। इसका पहला पॉइंट समझना कि ये दोस्तों इसके पहले भी क्या आवश्यक है, तो इसके पहले क्या आवश्यक है, तो इसके पहले भी स्वर होना क्या है, आवश्यक है। स्वर होना क्या है, आवश्यक है। अब दोस्तों इसके पहले स्वर होना आवश्यक क्यों है, जैसे मैंने लिखा संदीप, क्या लिखा मैंने लिखा संदीप, तो यहाँ पर ये क्या है, अनुस्वार, ये क्या है यहाँ पर अनुस्वार है। तो मैंने यहाँ पे स में से क्या निकलेगा, स में से क्या निकलेगा, फिर किसकी बारी यहाँ पे, फिर अनुस्वार की बारी है। फिर दोस्तों क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आधा ना, और फिर आ जाएगा आधा द ई, और ये हो जाएगा आधा पा और यानी कि दोस्तों ये बनेगा आपका संदीप। यानी कि इस अनुस्वार के पहले क्या आना आवश्यक है, स्वर होना आवश्यक है। लेकिन मैं कह दूं कि यार इसके पहले स्वर नहीं भी होगा तो चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे एग्जांपल तो मैंने लिखा ये वाला। अब यहां पर दोस्तों बताओ, क्या स के अंदर आ है, स के अंदर स्वर है, तो यहां पर स के अंदर स्वर नहीं है, क्योंकि यहां पर स के नीचे हलंत है। मतलब ये हुआ कि ये केवल क्या है, व्यंजन है। तो आप इसको संदीप नहीं पढ़ सकते हो। क्यों नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि दोस्तों यहां पर स का उच्चारण आपको बहुत जल्दी लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने इसको लेट समय तक लेंगे तो इसके अंदर आ का उच्चारण आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप सही से इसका उच्चारण नहीं ले पाओगे। संदीप ऐसा बोलना पड़ेगा। तो आप यहां पर क्या होगा कि यहाँ पर इस अनुस्वार के पहले स्वर होना आवश्यक है, ये अनुस्वार और इसके पहले स्वर होना आवश्यक है। ठीक है, आगे समझना। आगे समझते हुए आ जाओ। चलो आगे समझते हैं। चलो, अब मैंने कहा इसके पहले स्वर होना आवश्यक है, मैंने आपको समझा दिया। अब बात करें अनुस्वार में, क्या अनुस्वार का प्रयोग कहां पे होता है भाई, तो प्रत्येक वर्ग के पंचमा अक्षर के लिए। क्या कहा मैंने, प्रत्येक वर्ग के पंचमा अक्षर, प्रत्येक वर्ग के पंचमा अक्षर के लिए अनुस्वार का प्रयोग होता है। भाई किसका प्रयोग होता है, अनुस्वार का प्रयोग होता है। ठीक है, प्रयोग होता है। आप सर बोलो कि ये सर पंचमा अक्षर को होने समझो, तो आपके अंग, अय, अण, न और म, यानी कि अंग, अय, अण, न और म, ये दोस्तों आपके क्या है, पंचमा अक्षर। और ये दोस्तों इन पंचमा अक्षर के लिए किसका प्रयोग होता है, आपका अनुस्वार का। क्योंकि दोस्तों ये सभी कैसे ध्वनि आपकी नासिक की, कैसी है, नासिक के, यानी प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर कैसी ध्वनि आपकी, नासिक के ध्वनि है। और मैंने कहा नासिक के नाक, नाक के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अनुस्वार का। केवल नाक के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। और ये पांचों ध्वनि भी दोस्तों किसका साउंड देती है, हमको नाक का देती है। इसलिए इनके लिए हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, तो इनके लिए हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। आगे हम दोस्तों बात करें कि जो अनुस्वार है, ये अनुस्वार आपकी कैसी ध्वनि कहलाती है दोस्तों, तो अनुस्वार जो है आपकी कैसी, अयोगवाह ध्वनि कहलाती है। कैसी, अयोगवाह ध्वनि कहलाती है। कैसी, अयोगवाह ध्वनि कहलाती है। अब दोस्तों अयोगवाह ध्वनि कहलाती है मतलब क्या सर, अयोगवाह क्या, यानी कि दोस्तों किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार, किसके अनुसार, यानी कि मैं बात करूं किशोरीदास वाजपेयी, ठीक है, वाजपेयी ने अम और आहा को, किसको दोस्तों, अम और आहा को क्या नाम दिया है, को अयोगवाह नाम दिया है। क्या नाम दिया है, इनको अयोगवाह नाम दिया है। किसका नाम दिया है, अयोगवाह नाम दिया है। अब दोस्तों किशोरीदास वाजपेयी ने इनको अयोगवाह नाम क्यों दिया है, समझो। देखो ये क्या यहाँ पे यहाँ पर क्या है आपका अनुस्वार, क्या है ये है अनुस्वार यहाँ पे। और बात करें यहाँ पर ये क्या दोस्तों, ये है विसर्ग। क्या है, विसर्ग। क्योंकि दोस्तों किशोरीदास वाजपेयी ने कहा है कि जो ये आम रहा है, ना तो आपके व्यंजन है ना ही आपके स्वर है, ये स्वर भी है वो ये व्यंजन भी है, ये स्वर भी नहीं है और व्यंजन भी नहीं है। ऐसा क्यों कहा, अन्न और अह,
अन और अह, यानी कि इनका जो उच्चारण है वो कैसा होता है दोस्तों, व्यंजन की तरह, अम और अह, लेकिन इनका प्रयोग किससे होता है, स्वरों की तरह। तो किशोरीदास ने कहा कि भैया इनका प्रयोग तो होता है कैसे, स्वरों की तरह, उच्चारण होता है इनका व्यंजन की तरह। तो ना तो ये स्वर है ना ही व्यंजन है, तो इसमें अम है क्या आपका अनुस्वार, और अह दोस्तों क्या आपका विसर्ग है। तो ये ध्वनि आपको क्या कहलाती है, अयोगवा ध्वनि कहलाती है। यानी इनके लिए दोस्तों भी क्या आता है, आपका चंद्रबिंदु आता है, सॉरी आपका हाँ अनुस्वार आता है। अब दोस्तों हम बात करें इनके उदाहरण की, ठीक है, कि अनुस्वार के उदाहरण क्या है। मैंने कहा कि वे ध्वनि जिसमें हमारे केवल नाक मदद करती है उनको हम क्या कहते हैं भाई, तो उनको हम कहते हैं क्या, अनुस्वार ध्वनि। अब इनको हम अनुस्वार ध्वनि कहते हैं, केवल नाक मदद करती है। देखते कौन कौन से उदाहरण है। एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे उदाहरण मैंने लिया गंगा, क्या लिया मैंने दोस्तों लिया गंगा, क्या लिया गंगा। तो मैं अगर गंगा को तोड़ूं तो ये ऊपर अनुस्वार आया, ऊपर अनुस्वार आया। तो मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे अनुस्वार किसका उच्चारण देता है, तो समझना अनुस्वार हमेशा उसका उच्चारण देगा कि इस अनुस्वार के बाद जो भी वर्ण आता है उसके पांचवें अक्षर, पांचवें वर्ण का उच्चारण हमको कौन देता है, अनुस्वार। जिससे कि मैं लिख दूं साइड में ही, मैंने लिखा क ख ग का ख ग घ और अंग, ज छ ज झ झ और अ, ट ठ ड ढ और अण, त थ द ध न, प फ ब भ म। अब समझना, मैंने कहा कि जो दोस्तों ये अनुस्वार है ये किसका उच्चारण देगा, तो ये देगा उच्चारण इसके बाद जो भी वर्ण आएगा उस वर्ण के पांचवें अक्षर, पांचवें वर्ण का उच्चारण देगा। अब बताओ कि जो ग है, ये ग इसके बाद ग आ रहा है और ग के परिवार का पांचवा वर्ण कौन है भाई, तो ये है आपका क्या, ये है आपका यहां पर ग आया, और इस ग के परिवार का पांचवा वर्ण कौन सा हमारा, आपका अंग। यानी कि दोस्तों ये वर्ण आपके कौन से यहाँ पर, नासिक के, कौन से है, नासिक के। यानी कि इस अनुस्वार के बाद आया ग और ग के परिवार का पांचवा अक्षर अंग है, यानी कि इसमें तोड़ू तो ग और इसके लिए क्या आ जाएगा, अंग, क्या आ जाएगा अंग। और कैसा है भाई, आधा, ऊपर बैठा है मतलब ये भी आधा है और वहां पे भी आधा है, पीछे क्या दोस्तों गा, तो क्या हो गया है गंगा, क्या हो गया गंगा। मैंने लिया उदाहरण अगला पतंजलि, क्या लिया मैंने, पतंजलि। अब पतंजलि में बताओ कि ये जो अनुस्वार है पतंजलि का, ठीक है, ये किसका उच्चारण दे रहा है दोस्तों हमको, तो इस अनुस्वार के बाद कौन आ रहा है, ज, और ज के परिवार का पांचवा अक्षर कौन है भाई, तो ज के परिवार का पांचवा अक्षर कौन है, अय्या है। यानी कि यहाँ पर जो ये अनुस्वार है ये हमको किसका उच्चारण दे रहा है, तो अय्या का। तो मैं लिखूंगा इसको पत, और ये लिखा मैंने आधा अय्या, और ये ज और ली, क्या हो गया पतंजलि। यानी हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। आगे दोस्तों हम बात करें क्या, आपका तो मैंने लिखा कंठ, क्या लिखा मैंने लिखा कंठ। यहाँ पे ये अनुस्वार है। अब ये अनुस्वार किसका उच्चारण दे रहा है आपको, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा भाई सब नासिक के ध्वनि, और नासिक के ध्वनि के लिए हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। तो समझो ये मैंने लिखा कंठ। अब बताओ कंठ, कंठ के बाद इस अनुस्वार के बाद कौन आ रहा है, इस अनुस्वार के बाद आ रहा है हमारा ठ, और दोस्तों ठ का पांचवा अक्षर कौन है, हमारा अणा। ये लिखा मैंने क, ये आधा अणा, और ये लिखा ठ, ये हो गया आपका कंठ। अगला दोस्तों मैं लिखूं संदीप, क्या लिखूं मैं, अगला मैंने लिखा संदीप। अब बताओ कि संदीप यहां पर आया बिंदु, यानी कि आपका अनुस्वार, इसके बाद ये किस में बदल जाएगा, इसके बाद आया क्या आपका, इसके बाद आया आपका क्या द, और द के परिवार का पांचवा अक्षर क्या भाई, तो द के परिवार का पांचवा अक्षर है आपका न है। यानी कि ये बदल जाएगा आधे ना में, और ये हो जाएगा आपका संदीप, क्या हो जाएगा संदीप। आगे बात करें हम, मैंने लिया संबंध, क्या लिया मैंने, ये लिया मैंने संबंध। बताओ भाई जो संबंध है, संबंध में आप कहे कौन से बनाएंगे। यानी कि दोस्तों यहां पर बात करें ये जो अनुस्वार है किसका उच्चारण देगा, ये वाला अनुस्वार किसका उच्चारण देगा, तो स के बाद क्या रहा ब,
तो ब के परिवार का पांचवा अक्षर कौन है भाई? म। ये लिखा मैंने स और ये लिखा मैंने आधा म और ये हो गया ब। हो गया संभव। अब ये किसका उच्चारण देगा भाई? तो इसके बाद कौन हो रहा? ध। और ध के परिवार का पांचवा अक्षर कौन है? न। तो ये देगा किसका? न का। ये हो गया संबंध। क्या हो गया? संबंध। यानी कि भाई ये जितने भी हमारे वर्ण हैं पांचवें अक्षर, इनके लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो इनके लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? आपके अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हमने किया। आगे समझो और ठीक है, आगे समझते हैं। चलो, मैंने लिखा दोस्तों धंधा। क्या लिखा मैंने? धंधा। बताओ कि धंधा में कौन सा उच्चारण? धंधा हम बोलते धन था, तो धंधे में दोस्तों कौन सा उच्चारण दे रही है यहाँ पे? अनुस्वार। तो भैया कैसे बताओगे आप? तो इस अनुस्वार के बाद पूरा ध, और ध के परिवार का पांचवा अक्षर कौन सा? न। यानी कि जो अनुस्वार है किसका उच्चारण दे रही है यहाँ पे? न का। किसका दे रही है? न का। मैंने लिखा झंडा। क्या लिखा मैंने? झंडा। बताओ भाई झंडा में किसका उच्चारण है? तो दोस्तों यहाँ पे क्या बिंदु है? किसका उच्चारण दे रही है? तो अण का। यानी इसके बाद ड, और ड के परिवार का पांचवा अक्षर कौन है? अण। तो यानी कि ये हो जाएगा झ, और ये बदल जाएगा आधे अण में। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका झंडा। मैंने लिखा चंचल। क्या लिखा मैंने? चंचल। बताओ कि चंचल में ये बिंदु किसका उच्चारण दे रही है? चंचल में ये किसका उच्चारण दे रही है? दोस्तों यहाँ पे च और ये भी च, इस बिंदु के बाद च रहा, च के परिवार का पांचवा अक्षर कौन है? अय्या। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? ये अय्या में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? अय्या में। ये क्या हो गया? चंचल। क्या हो जाएगा? चंचल। मैंने लिखा चंपक। क्या लिखा मैंने? मैंने भाई लिखा चंपक। बताओ कि यहाँ पर जो बिंदु है किसका उच्चारण दे रही है अपने को? ये अनुस्वार किसका उच्चारण दे रहा है? तो इसके बताया प, और प के परिवार का पांचवा अक्षर कौन है? म। तो ये किस बदल जाएगा? आधे म के अंदर। तो ये हो गया च और ये हो गया म। ये हो गया आपका चंपक। क्या होगा दोस्तों? ये हो गया आपका चंपक। लेकिन मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो हो गए पांचवें परिवार के बाद, लेकिन दोस्तों आपके एक होते अंतस्थ, य, र, ल, व। इनका पांचवा परिवार नहीं है। य, र, ल, ल हो गया। ठीक है, आपके श, स और ह, इसका ही पांचवा परिवार नहीं है। यानी कि य, र, ल, व केवल चार अक्षर, चार वर्ण है। ठीक है, श, ह, इनमें भी कितने हैं आपके? कितने आपके? केवल इनके चार चार वर्ण है। इनका पांचवा परिवार नहीं है। तो दोस्तों बताओ कि इनके लिए हम अनुस्वार का प्रयोग कैसे करेंगे? इनके लिए अनुस्वार का प्रयोग कौन सा करेंगे हम? तो समझो, यानी कि ये जो वर्ण है इनके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? ये वाला। ठीक है, यानी कि इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? ये हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि इनका कोई पांचवा अक्षर नहीं है। जो अनुस्वार आएगा वो किसमें बदलेगा? आपका वो अनुस्वार इसके अंदर परिवर्तित हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, मैंने लिखा उदाहरण, जैसे मैंने दोस्तों लिखा संसार। क्या लिखा मैंने? मैंने लिखा संसार। क्या लिखा? संसार। तो बताओ कि बिंदु है, ये अनुस्वार है, इसके बाद कोई पांचवा, इसके बाद जो भी वर्ण आ रहा है उसके पांचवा अक्षर बदल जाता है। तो मैंने कहा इस बिंदु को मैं किस में बदलूं? इसके बताया स, और स के परिवार का पांचवा अक्षर में देख लेता हूं। तो ये रहा आपका स, और स के परिवार का पांचवा अक्षर है ही नहीं, इसका मतलब किससे बदल जाएगा? इसके अंदर। तो ये मैंने तोड़ा स, ये मैं आगे तोड़ देता हूं ये। ठीक है, ये क्या है आपका? स लिखा है। इसके बाद ये किस में जाएगा? ये जाएगा किस में? आपका इसके अंदर। ठीक है, सन, और ये हो जाएगा आधा, और ये हो जाएगा सार। ये बनेगा आपका संसार। क्या बनेगा? आपका संसार बन जाएगा। ठीक है, और मैं दूं आपको संयम। क्या लिखा मैंने? अगला लिखा मैंने संयम। बताओ दोस्तों कि संयम में क्या होगा? यह आपका बिंदु किस में बदलेगा? इसके बाद आया य, और य के परिवार का पांचवा अक्षर है ही नहीं, मतलब किस में बदलेगा? अम के अंदर। तो ये मैंने तोड़ा स को, और स के अंदर क्या निकला? आ निकला, और इस आ के ऊपर क्या जाएगी? आपकी बिंदु, पीछे क्या? यम। ये हो गया आपका संयम। क्या हो गया? ये आपका संयम। इस प्रकार से आपके टूट जाएंगे। लेकिन मैं आपसे बात करूं ही कि बताओ कि यह टूट पाएंगे क्या? मैंने लिखा तन्मय। मैंने लिखा दोस्तों तन्मय। तो बताओ कि तन्मय को आप ऐसा लिख सकते हो क्या? क्या तन्मय को आप ऐसा लिख सकते हो? क्या इस न को आप अनुस्वार में बदल सकते हो? तो ये दोस्तों क्या होगा? आप इसमें को ऐसे नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि
ये जो है ये दोनों एक परिवार के नहीं है। अगर ये दोनों एक परिवार के होते तो इस न को अपन क्या करते हैं, इसको अनुस्वार के अंदर बदल देते। ठीक है, क्योंकि जब ये अनुस्वार वापस अंदर अपने रूप में आएगा तो आप देखो कि यहाँ पर ये अनुस्वार है, इसके बाद आ रहा म, और म के परिवार का पांचवा अक्षर कौन है, म है। तो ये दोस्तों तो फिर से ऐसा बन जाएगा तन्मय। क्या बन जाएगा, तन्मय। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो न है ये अनुस्वार में कभी भी नहीं आएगा, इसका रूप ऐसा ही रहेगा, तन्मय का रूप ऐसा ही रहेगा। अगला समझो। अब बताओ क्या इसका जो यहाँ पे लिखा मैंने सन्यासी, क्या लिखा मैंने यहाँ पर लिखा सन्यासी। ठीक है, तो क्या इस सन्यासी को आप ऐसा लिख सकते हो, क्या इसको केवल ऐसा आप लिख सकते हो सन्यासी। दोस्तों जब आप बोलोगे ये है सन्यासी का सही रूप सन्यासी, ठीक है, क्योंकि इसमें आती है अम का उच्चारण, किसका आता है, अम का उच्चारण, और यहाँ पे आ रहा है ना का उच्चारण। जब आप यहाँ से अम का उच्चारण हटा देते हो तो क्या आता है सन्यासी, तो हम क्या बोलेंगे अब सन्यासी। यहां पर हम बोल रहे हैं सन्यासी, यहां बोल रहे हैं हम सन्यासी, क्या बोल रहे हैं, सन्यासी बोल रहे हैं। ये दोस्तों क्या हो जाएगा आपका गलत है। आप केवल सन्यासी को ऐसा भी नहीं लिख सकते, ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि अब यहां पर क्या नहीं आ रहा है, ना नहीं आ रहा है। अब यहां पे आप किसका उच्चारण बोलोगे, केवल अम का, सन्यासी सन्यासी। आप सन्यासी नहीं बोलोगे, आप बोलोगे अब सन्यासी, अम तो बोलोगे लेकिन ना नहीं बोलोगे, सन्यासी। ये भी दोस्तों क्या आपका गलत है, यानी कि सन्यासी का सही रूप क्या होगा, केवल यही होगा। आप इसका ये भी नहीं कर सकते कि सर जो बिंदु है इसके बाद जो आ रहा है उसके पांचवें अक्षर बदल दे, तो इसके बाद सर आ रहा ना, तो हम तो बोलते सन्यासी, क्या बोलते हम, सन्यासी बोलते इसको। तो ये ऐसा भी नहीं होगा, ये ऐसा भी नहीं होगा, सन्यासी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो बिंदु है ये किसका उच्चारण दे रहा है, आपका अम का। किसका दे रहा है, अम का। वो यहां पे आपने क्या लगा दिया, यहाँ पे न, तो ये भी गलत है। क्या है, ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी सही कौन सा आपका, ये वाला सन्यासी। ठीक है, आगे हम बात करें जगन्नाथ। क्या बात करें दोस्तों, आगे हम बात करें जगन्नाथ। तो बताओ क्या यहां पर इस जगन्नाथ को आप ऐसा लिख सकते हो, जगन्नाथ, इसको ऐसा जगन्नाथ लिख सकते हो क्या, कि भाई आप इस बिंदु को जो बदल सकते हो, इसके बाद आ रहा न के परिवार का पांचवा अक्षर कौन सा है, न ही है, तो इसको आपने बदल दिया आधे न में जगन्नाथ। तो ये जगन्नाथ तो सही है, लेकिन ये जगन्नाथ क्या है, गलत है। सर ये जगन्नाथ गलत क्यों है, अभी तो आपने बताया कि बिंदु के बाद जो भी अक्षर आता है उसके पांचवें अक्षर में बदल जाता है, यानी कि दोस्तों ये पांचवें अक्षर में यहाँ पर नहीं बदलेगा। क्यों, क्योंकि दोनों समान वर्ण हो गए। ठीक है, यानी कि इसके बाद न आ रहा है और इसका पांचवा परिवार भी नहीं है, तो दो समान वर्ण एक साथ नहीं आएंगे, ये दोनों एक समान। ठीक है, जब दो एक समान वर्ण अगर हो तो वो कभी भी अनुस्वार के रूप में नहीं आएगा, कि यहां पर भी ना ही, यहाँ पे इसका परिवार पांचवा हो गया दोस्तों, तो ये कभी भी जगन्नाथ ऐसा नहीं आएगा, ये ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि दोनों समान एक ही परिवार के हैं, तो ये कभी भी अनुस्वार में नहीं बदलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों क्या था हमारा आपका पूरा अनुस्वार। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला समझते हैं हम क्या, लास्ट वाला हमारा निर्नुनासिक। क्या समझते हैं, निर्नुनासिक, निर्नुनासिक। अब दोस्तों बात करें कि निर्नुनासिक क्या होता है, समझो। मैंने भी जैसे समझाया आपको, इसमें केवल क्या मदद करेगा, इसमें केवल क्या मदद करेगा, केवल मुंह मदद। क्या करेगा, केवल मुंह मदद करेगा। भाई क्या करेगा, इसमें केवल हमारा मुंह मदद करेगा। अब सर इसमें केवल हमारा मुख मदद क्यों करेगा, इसमें केवल क्या मदद करेगा, हमारा केवल मुंह क्या करेगा, मदद करेगा। अब मैंने आपको समझाया कि हमारे पास तीन चीजें, एक अनुनासिक, एक आपका अनुस्वार, एक आपका निर्नुनासिक। अनुनासिक में केवल हमारा क्या, मुख और नाक दोनों ही मदद करते हैं। ठीक है, अनुस्वार में केवल नाक मदद करती है। बात करें निर्नुनासिक में केवल हमारा क्या मदद करेगा, मुंह मदद करेगा। दोस्तों क्या करेगा, मुंह मदद करेगा। यानी कि मैं कहूं कि आपके निर्नुनासिक वाले वर्ण कौन कौन से हो गए, तो समझो आप कि एक तो आप छोड़ दो। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, में कहूं कि पांचवा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का
पचमा अक्षर यानी कि आपके अंग, अय्या, अण, न और म। अंग, अय्या, अण, न, म और क्या छोड़ दो आप, अम और अह, अम और अह, यानी कि प्रत्येक वर्ग के पांचवा अक्षर, ठीक है। प्रत्येक वर्ग के पांचवा अक्षर अंगयणानामा 5 और अम और ह, यानी कि दोस्तों 5 आप ये छोड़ दो और 2 आप ये छोड़ दो, टोटल कितने हो गए 7, यानी कि टोटल आप 52 वर्णों में से 7 माइनस कर दो, बाकी कितने बचे आपके, ठीक है 45, कितने बचे 45 वर्ण। आपके ये 45 वर्ण कौन से होंगे, आपके निर्नुनासिक वर्ण। कौन से होंगे दोस्तों, ये होंगे आपके निर्नुनासिक वर्ण, यानी जिनमें केवल हमारा मुख मदद करता है उन्हें हम क्या कहते हैं, निर्नुनासिक वर्ण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या छोड़ देंगे हम, पांचवा अक्षर और अमरहा, क्योंकि ये आपके कैसे है, ये आते आपके अनुस्वार के अंदर, ये छोड़ दो। बाकी 45 वर्ण कैसे आपके निर्नुनासिक वाले वर्ण है, ठीक है। तो अगर हम बात करें उदाहरण, जैसे सर क्या क्या है इसके उदाहरण, तो आप जो सिंपल वर्ण लिखते हो जैसे इधर, इधर, उधर, इधर, उधर, रूप, जाना, ये दोस्तों आपके सभी कैसे शब्द हैं, ये आपके, ये सब आपके निर्नुनासिक वाले शब्द, कैसे आपके सभी निर्नुनासिक वाले शब्द। ध्यान रखना एग्जाम में पूछे, निर्नुनासिक वर्णों की संख्या है 45, कितनी है 45, इसमें केवल हमारा मुख मदद करता है दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। देखते हो हमने क्या क्या पढ़ा आज, देखिए हमने व्यंजनों को वर्गीकरण में स्पर्शी व्यंजन पढ़ लिया, द्विगुणन पढ़ लिया दोस्तों। आज हमने क्या पढ़ा, अनुनासिक। कल हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन, संघर्ष व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ठीक है। हमने देख लिया आज अनुनासिक में केवल क्या भाई, इसका सिंबल कौन सा हमारा, ये वाला, ठीक है। चंद्र बिंदु होता है इसके अंदर, नाक और हमारा मुंह दोनों इसके अंदर क्या करते हैं, नाक और मुंह दोनों इसके अंदर मदद करते हैं। आगे हमने देखा क्या, इसके उदाहरण देख लिए हमने, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा, अनुस्वार, इसमें केवल क्या मदद करती है, केवल हमारी नाक दोस्तों मदद करती है। आगे हम बात करें, आगे को ध्वनि हो गई, उदाहरण हो गए, ठीक है। आगे हमने क्या देखा, आगे दोस्तों हमने देखा निर्नुनासिक। निर्नुनासिक में क्या है, केवल हमारा मुख मदद करता है। अंग, और अम और अह को छोड़कर 45 दोस्तों हमारे कैसे आपके निर्नुनासिक है दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब दोस्तों आगे हम कल पढ़ेंगे अगले अपने प्रकार जो वर्गीकरण के अंदर छूटे हैं, ठीक है। अभी तक आपका सेशन इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को डाउट परेशानी और जरूर कमेंट करें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।